तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है उपगुप्त बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जो जन्म है वो 7 मई 1861 जोरासांको ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ था। वो इंडिया के इकलौते राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता था। उन्होंने बेसिकली 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था। वो एक पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट फिक्शन के राइटर थे जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी फेमस थे। इंडिया में उन्हें गुरुदेव इस उपनाम से बुलाया जाता था। उनकी कुछ राइटिंग्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है जैसे कि चतुरंगा, शेषेर कविता, चार ओधाय, नौका डूबी, गोरा एंड योगा योग। साथ ही साथ वो एक स्किलफुल पेंटर भी थे। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है जिसका नाम है उपगुप्त, ये हमारे पोएट रविंद्रनाथ टैगोर की दूसरी किताब अभिशाप में 1899 में लिखी गई थी। ये पोएम किसी सेट राइम स्कीम के साथ नहीं लिखी गई है, यानी कि किसी भी सेट राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती है। इसमें फ्री वर्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, यानी कि इसमें फ्री वर्स यूज़ हुआ है जिसमें कंसिस्टेंट मैटर, राइम या फिर राइम स्कीम नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू आवर पोएम। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए वो भी हम थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इसमें उपगुप्त जो बुद्ध के शिष्य हैं उनकी कहानी बताई गई है। बेसिकली उपगुप्त जो है वो एक सन्यासी की तरह शहर के किनारे पर मिट्टी पर सो रहे होते हैं। एक दिन एक जवान और सुंदर डांसिंग गर्ल उनके सामने आती है और उन्हें अपने घर पर बुलाती है। पर उपगुप्त कहते हैं कि जब सही समय होगा तब मैं ज़रूर आऊँगा। 1 साल बाद जब वो औरत बीमार और दुख भरी हालात में होती है तब उपगुप्त उसकी मदद और दया के लिए आते हैं। कविता का मुख्य संदेश ये है कि सच्चा प्रेम और सेवा बिना स्वार्थ के होते हैं और हर काम का एक सही समय होता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस पोएम की शुरुआती कुछ लाइंस है। उपगुप्त द डिसिपल ऑफ बुद्ध ले स्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि उपगुप्त जो बुद्ध के शिष्य थे, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य यानी कि स्टूडेंट, यानी कि उपगुप्त कौन थे तो बुद्ध के शिष्य थे यानी कि स्टूडेंट थे। वो मथुरा के शहर के दीवार के पास मिट्टी में यानी कि डस्ट में सो रहे थे। समझने वाली बात यह है कि वो एक सन्यासी थे यानी कि एस्केटिक थे, मतलब उन्होंने जो दुनिया की सारी जो सुख सुविधाएं होती है, जो सुख सामान होता है, वो सारा सब कुछ छोड़ दिया था और सिंपल जीवन जीते थे जैसे एक सन्यासी जीता है। वो मिट्टी में सो रहे थे, मतलब कि उन्हें आराम या फिर महंगी जगह की ज़रूरत नहीं थी। ये उनकी विनम्रता यानी कि हम्बलनेस और त्याग को दिखाता है। तो दोस्तों ये तो है हमारी कुछ पहली शुरुआती लाइन का मतलब। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। Lamps were all out, doors were all shut and the stars were all hidden by the murky sky of August. अब ये जो लाइन है वो रात का माहौल दिखाती है, यानी कि रात का माहौल किस तरीके का था ये लाइन डिस्क्राइब करती है। यहाँ पर बताया गया है कि सारे दिए यानी कि जो लैम्प्स होते हैं वो बुझ चुके थे, दरवाजे बंद हो चुके थे और आकाश में बादल भी छाए हुए थे। इसलिए जो तारे हैं यानी कि जो स्टार्स है वो भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी कि यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि रात जो है वो अंधेरी, शांत और मतलब कि बहुत ज़्यादा धुंधली थी, यानी कि मरकी थी यानी कि बहुत ज़्यादा धुंधली थी, बादल छाए हुए थे, इसलिए जो है वो तारे अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दोस्तों ये एक गंभीर यानी कि सीरियस माहौल बनाता है, जैसे कि कुछ अजीब होने वाला हो। यानी कि यहाँ पर जो है वो हर एक लाइन को अच्छे से समझाया गया है कि मतलब कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, हमारे जो मतलब कि उपगुप्त है उनका क्या भाव है, हर एक चीज़ में जो है वो मतलब कि डिटेल्स ऐड की गई है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद है whose feet were those tinkling with anklets touching his breast of a sudden।
यानी कि अब जो है वो उपगुप्त सो रहे थे, तभी उनके सीने के यानी कि सीने पर जो है वो किसी के पायल की आवाज़ यानी कि टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स। टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स का मतलब होता है पायलों की छनछनाहट, यानी कि जो पायल की आवाज़ होती है उसे हम जो है वो टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स कह सकते हैं। यानी कि जब हमारे जो उपगुप्त है, जो मतलब कि वो एक सन्यासी है, वो जब रोड के किनारे धूल मिट्टी में सो रहे थे, तभी उनके सीने पर किसी की पायल की आवाज़ के साथ जो है वो मतलब कि उनके पैर लगते हैं, यानी कि सामने कोई स्त्री हो सकती है। अब यहाँ पर जो है वो एक तरीके से एक भाव है, एक सवाल पूछने का भाव है हमारे पोइट का कि ये किसके पैरों की आवाज़ थी। दोस्तों ये एक रहस्य यानी कि मिस्ट्री का माहौल बनाता है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पोइट ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की है कि ये जो है वो मतलब कि कौन आ गया जिसकी पैरों की आवाज़ उपगुप्त के सीने पर पड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Then he woke up startled and a light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes। यानी कि उपगुप्त जो है वो चौंक कर उठ जाते हैं, मतलब कि एकदम से जाग जाते हैं। उनके चेहरे पर एक औरत के दिए यानी कि लैंप की रोशनी पड़ती है, यानी कि वो जो औरत थी उसके हाथ में जो है वो लैंप था, और उसकी जो रोशनी है वो किस पर पड़ती है, तो उपगुप्त पर पड़ती है जो कि वहाँ पर सो रहे थे। अब उनकी आंखों में जो है वो दया यानी कि फॉरगिवनेस और शांति थी। किसकी आंखों में, तो उपगुप्त की आंखों में। यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि उपगुप्त के दिल में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि करुणा थी। करुणा थी यानी कि काइंडनेस थी। यानी कि अगर कोई मतलब कि मान लीजिए अगर आप सो रहे हो, बहुत ही पीसफुली सो रहे हो, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है आके, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि वो जो लड़की है उसका जो मतलब कि पैर है वो उपगुप्त से टकराया, उसकी जो है वो मतलब कि पैरों की जो पायल है उसकी छनछनाहट भी उसे सुनाई दी। फिर भी जो है वो उपगुप्त जो है वो उनकी आंखों में करुणा थी, यानी कि काइंडनेस थी, एक तरीके से फॉरगिवनेस थी, यानी कि माफ़ी थी, दया थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है इट वॉज डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद ज्वेल्स वियरिंग अ पेल ब्लू मैंटल ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। यानी कि वो औरत एक नाचने वाली थी, यानी कि डांसिंग गर्ल थी। उसने बहुत सारे गहने पहने हुए थे। ज्वेल्स का मतलब होता है गहने, यानी कि उसने जो है वो अलग अलग तरीके के बहुत सारे गहने पहने हुए थे, और साथ ही साथ जो है वो वियरिंग अ पेल ब्लू मैंटल। दोस्तों मैंटल का मतलब होता है दुपट्टा, यानी कि और नीला कलर का दुपट्टा भी उसने डाल रखा था। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो एक नाचने वाली जो है वो मतलब की औरत थी, साथ ही साथ उसने बहुत सारे जो है वो गहने मतलब कि पहन रखे थे, और उसके बदन पर जो है वो एक नीले कलर का भी दुपट्टा था, यानी कि फीके नीले कलर का, पेल ब्लू मैंटल। तो यहाँ पर बेसिकली उसका फिजिकल अपीयरेंस बताया जा रहा है। और यहाँ पर पोइट साथ ही साथ कहते हैं कि वो जवानी की खुमार में मस्त थी, यानी कि वो ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ थी, मतलब कि वो अपनी खूबसूरती और जवानी पर गर्व में थी। यानी कि मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जवान थी, बहुत ज़्यादा कोमल थी, और साथ ही साथ उसे जो है वो उस चीज़ का प्राइड भी था कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और जवान है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है शी लोअर्ड हर लैम्प एंड सॉ यंग फेस ऑस्टियरली ब्यूटीफुल। यानी कि उसने अपना जो दिया है, यानी कि वो जो लड़की थी, वो जो डांसिंग गर्ल थी, उसके हाथ में जो लैम्प था उसने नीचे किया थोड़ा सा, और देखा कि ये जो लड़का है, लड़का कौन है, तो उपगुप्त को यहाँ पर जो है वो मतलब कि एक लड़का यानी कि यंग फेस ऑस्टियरली ब्यूटीफुल इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो लड़का है उपगुप्त, उसका चेहरा सुंदर है पर बहुत ही ज़्यादा शांत है, यानी कि ऑस्टियरली ब्यूटीफुल है। दोस्तों यहाँ पर ऑस्टियरली का मतलब है बिना श्रृंगार के, सीधा सादा पवित्र, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र सुंदरता, यानी कि जिसमें कोई साज सजावट नहीं है, यानी कि जो नेचुरल है, बहुत ही सीधा सादा है, जिसमें कोई श्रृंगार नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि वो जो उपगुप्त थे वो अंदर से सुंदर थे, बाहर से नहीं, यानी कि बाहरी सजावटी चीज़ें उनमें कोई भी नहीं थी, बल्कि उनका जो मन था, उनके जो दया भाव था, वो ज़्यादा सुंदर थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Forgive me, young ascetic, said the woman, graciously come to my house, the dusty earth is not fit bed for you। यानी कि वो औरत, वो जो डांसिंग गर्ल की वो जो औरत थी, वो कहती है कि मुझे माफ़ करो हे जवान सन्यासी, यानी कि वो सन्यासी यानी कि उपगुप्त को क्या कहती है कि मुझे माफ़ करो और कृपा करके जो है वो मेरे घर पर आओ, क्योंकि ये जो धूल भरी ज़मीन है वो तुम्हारे जैसे यानी कि व्यक्ति के लिए सोने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। यानी कि यहाँ वो औरत जो है वो उपगुप्त को अपने घर पर बुला रही है, शायद दया से या फिर कुछ और भावना से। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन है द यंग एस्केटिक आंसर्ड, वुमन गो ऑन योर वे, व्हेन द टाइम इज राइप आई विल कम टू यू। यानी कि उपगुप्त जो थे वो शांत स्वर में बिल्कुल कहते हैं उस औरत से कि स्त्री तुम अपने रास्ते जाओ, जब समय सही होगा तब मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। यानी कि यहाँ पर व्हेन द टाइम इज राइप का मतलब है कि हर चीज़ का एक सही समय होता है।
अभी नहीं है, पर कभी ना कभी वो समय ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यानी कि अभी जो है वो मतलब कि सही समय नहीं है, और जब सही समय होगा तब मैं खुद चला आऊँगा तुम्हारे पास। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि उपगुप्त मतलब कि वो जो लेडी थी, यानी कि वो जो डांसिंग गर्ल थी, उसको कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि क्या क्या बातें हुई। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। देन इसके बाद है, सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, द स्टॉर्म ग्राउल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर। यानी कि अब अचानक से जो है वो आसमान में बिजली चमकती है। यहाँ पर एक जो है वो मतलब कि छोटा सा सेंटेंस यूज हुआ है, ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ। इसका मतलब है कि जैसे कि अगर इसका लिटरल मीनिंग मैं आपको बताऊं, काली रात ने जो है वो अपने दांत दिखाए, यानी कि काली रात ने क्या किया, तो बिजली चमकाई। यहाँ पर जो है वो मतलब कि बिजली चमकने का रेफरेंस हमें दिया गया है कि अचानक से जो है वो आसमान में बिजली चमकती है। और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, और तूफान भी जो है वो गरजने लगता है। और वो जो औरत है वो डर के मारे कांप जाती है, यानी कि एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन द फियर ऑफ सम अननोन डेंजर। यानी कि वो जो औरत है वो डर के मारे कांप जाती है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। यानी कि ये जो सीन है वो बताता है कि प्रकृति भी, यानी कि ये जो हमारा नेचर है वो भी उस समय का साक्षी था और कुछ बड़ा होने वाला था। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, अ ईयर हैज़ नॉट येट पास्ट। यानी कि अब एक साल भी पूरा नहीं हुआ था, मतलब कि कुछ समय जो है वो बीत चुका था लेकिन एक साल पूरा नहीं हुआ था। और ये जो हमारी कहानी है वो अगले दौर में जाती है। इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन स्प्रिंग सीजन। यानी कि अब जो मौसम है, यानी कि जो सीज़न है वो भी बदल गया है। ये अप्रैल का समय है, यानी कि जब वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन होता है। हर जगह खुशबू, फूल और नई जिंदगी होती है। यानी कि एक समय आता है जब मतलब कि सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि नेचर में अस्त व्यस्त हो जाती है। पतझड़ का मौसम आता है, सारे पेड़ पौधे जो है वो मतलब कि उनके पत्ते गिर जाते हैं। और जब स्प्रिंग सीजन आता है तब एक नई बहार आती है। नई बहार आती है यानी कि हर जगह जो है वो हरियाली होती है एक तरीके से। फूल जो है वो नए नए खिलते हैं, पत्ते आ जाते हैं नए। तो ये वही सीज़न था, यानी कि ये जो है वो मतलब कि अप्रैल की एक शाम थी, शाम का समय था। अप्रैल में एक दिन था जिसमें अप्रैल की एक शाम थी, और स्प्रिंग सीजन था उस समय पर, यानी कि वसंत ऋतु थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन है, द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वेयर फुल ऑफ ब्लॉसम। यानी कि रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों की शाखाएं, यानी कि जो ब्रांचेस हैं वो फूलों से भरी हुई थी। फुल ऑफ ब्लॉसम का मतलब है कि फूलों से भर जाना। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, द ब्रांचेस ऑफ वे साइड। द ब्रांचेस ऑफ वे साइड का मतलब कि सड़क की दोनों तरफ की जो शाखाएं हैं पेड़ों की, वो जो है वो पूरी तरीके से फूलों से भर चुकी थी। यानी कि पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि दुनिया फिर से जीवित हो गई है, और हर जगह पर जो है वो सुंदरता और जीवन जो है वो खिल उठा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो मतलब कि हमें नेचर का अपीयरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। यानी कि दूर कहीं से बांसुरी की मधुर आवाज़। फ्लूट नोट्स गर्म हवा में, यानी कि जो बांसुरी की मधुर आवाज़ किसे कहा गया है, तो फ्लूट नोट्स को कहा गया है। यानी कि वो जो आवाज़ थी वो गर्म हवा में गूंज रही थी। यानी कि फ्लोटिंग इन द एयर का मतलब कि कोई चीज़ हवा में बहना। दोस्तों ये जो लाइन है वो पूरी शांति और सुख का एहसास दिलाती है। दोस्तों यहाँ पर चाहे वो स्प्रिंग सीजन की बात हो रही थी, यानी कि अप्रैल के महीने की बात हो रही थी, तो वहाँ पर चाहे वो मतलब कि उस समय में वो एक सीज़न ऐसा होता है जहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि थोड़ी सी गर्माहट भी मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि दूर कहीं से जो है वो मतलब कि बांसुरी की मधुर आवाज़ आ रही थी, जो कि उस गर्म हवा में गूंज रही थी, यानी कि फ्लोट कर रही थी उस एयर में। और ये जो लाइन है वो कैसी है, तो बहुत ही ज़्यादा सुख और शांति का एहसास दिलाने वाली लाइन है। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद है, द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। यानी कि शहर के सभी लोग जो है वो मतलब कि फूलों का जो त्यौहार होता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स होता है, उसके लिए जो है वो जंगल में गए हुए थे। वुड्स का मतलब होता है जंगल, यानी कि वुड्स में, यानी कि वो जो लोग थे जो शहर में मतलब कि अपने काम के लिए गए हुए थे, तो अब वो मतलब कि स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं, तो अपने गाँव में वापस लौट जाते हैं फूलों के त्यौहार को इंजॉय करने के लिए, यानी कि बेसिकली हरियाली को इंजॉय करने के लिए। दोस्तों यानी कि ये एक खुशी का और उत्सव का समय था, यानी कि एक फेस्टिवल का समय था। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शैडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। यानी कि अब आसमान में पूर्णिमा का चांद, यानी कि फुल मून जो है वो चमक रहा था, और वो शांत शहर, यानी कि वो जो साइलेंट टाउन है, वो जो साइलेंट टाउन है उसको कौन देख रहा था, तो वो पूर्णिमा का चांद जो है वो देख रहा था। यानी कि बेसिकली उस पूरे शहर पे, उस पूरे टाउन पर जो है वो पूर्णिमा के चांद की रोशनी फैली पड़ी थी। दोस्तों ये जो लाइन है वो एक शांत और सुकून भरा सीन दिखाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है,
The young ascetic was walking along the lonely street while overhead the lovesick कोयल्स uttered from the mango branches their sleepless plaint. यानी कि उपगुप्त जो है वो अब अकेले सड़क पर चल रहे थे। यानी कि सड़क कैसी थी, तो लोनली स्ट्रीट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अकेली थी, साथ ही साथ उपगुप्त भी अकेले थे। और ऊपर जो है वो आम के पेड़ों पर कोयल अपनी प्यार भरी आवाज़ में, लव सिक प्लांट का मतलब होता है कि प्यार भरी आवाज़। प्लांट का क्या मतलब होता है, प्लांट जो हमारा इस लाइन का आखिरी शब्द है प्लांट, PLAINT, उसका मतलब होता है एक तरीके से फरियाद करना, विलाप करना, चिल्लाना, यानी कि गुहार लगाना बेसिकली। और कोयल की आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा मधुर होती है, तो यानी कि वो अपनी मधुर आवाज़ में, प्यार भरी आवाज़ में गा रही थी, फरियाद लगा रही थी, यानी कि गुहार लगा रही थी बेसिकली। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट ने दिखाया है कि दुनिया में प्यार और जीवन है, पर उपगुप्त जो है वो अभी भी वैराग्य में रहते हैं, यानी कि अभी भी सन्यासी के तौर पर रहते हैं, अभी भी डिटैचमेंट में रहते हैं। यानी कि उन्हें जो है वो मतलब कि दुनिया की सुख सुविधा, ये जो इंजॉयमेंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं, उनसे कोई भी मतलब नहीं है। वो अभी भी अकेले ही हैं और उसी तरीके से अपना जीवन जीते हैं जैसे कि वो पहले जिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है उपगुप्त पास थ्रू द सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पार्ट। यानी कि उपगुप्त जो है वो शहर के गेट से निकलकर दीवार के नीचे, रैम्पार्ट का मतलब होता है किले की दीवार, यानी कि किसी महल की, किसी गढ़ की या फिर किसी किले की जो दीवार होती है, वहाँ पर जो है वो उपगुप्त रुक जाते हैं बेसिकली। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारे जो उपगुप्त है वो कुछ साल पहले सोए हुए थे मिट्टी में, धूल में। ओके, देन इसके बाद है Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? यानी कि हमारे जो उपगुप्त है उसने देखा कि क्या वो एक औरत है जो उसके पाँव के पास पेड़ के नीचे, यानी कि मैंगो ग्रोव में पड़ी हुई है। दोस्तों ये जो औरत थी वो वही डांसिंग गर्ल थी, पर वो अब पहचान में नहीं आ रही थी, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो इसीलिए जो है वो मतलब कि हमारे उपगुप्त जो है वो चलते चलते शहर के गेट से बाहर निकल जाते हैं और वो वहाँ जब खड़े हो जाते हैं एक किले के मतलब कि दीवार के पास, तो वहीं उनके पैरों के पास जो है वो एक औरत मतलब कि पड़ी हुई होती है। और वो औरत कौन होती है, तो ये वही डांसिंग गर्ल होती है जो एक कुछ साल पहले जो है वो मतलब कि कुछ साल पहले, यानी कि कुछ समय पहले, यानी कि साल तो बीता ही नहीं था, हमने पहले ही पढ़ा है, साल नहीं बीता था, कुछ समय बीत चुका था। और मतलब कि उसी में जो है वो मतलब कि वहीं पर जो है वो औरत वो मिलती है और उसकी कंडीशन कैसी है, तो बहुत ज़्यादा खराब है। देन इसके बाद है स्ट्रक विद ब्लैक pestilence, her body spotted with sores of smallpox, she had been hurriedly removed from the town to avoid her poisonous contagion। यानी कि उस औरत को जो है वो बुरी बीमारी हो गई थी, और वो बीमारी कौन सी थी, तो या तो वो ब्लैक पेस्टिलेंस हो सकता है या फिर स्मॉल पॉक्स, यानी कि दोनों एक ही बीमारी होती है जिसमें जो है वो मतलब कि शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो उस औरत को, यानी कि उस डांसिंग गर्ल को जो है वो बीमारी हो चुकी थी, उस बीमारी से वो ग्रसित थी। तो कौन सी बीमारी थी, तो ब्लैक पेस्टिलेंस या फिर स्मॉल पॉक्स। और उसके शरीर पर जो है वो मतलब कि सोर्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, हर बॉडी स्पॉटेड विथ सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि उसकी जो बॉडी है, यानी कि उसकी जो शरीर है, उस पर दाने और घाव निकले हुए थे। सोर्स का मतलब होता है घाव। ओके, यानी और आगे क्या है कि शी हैड बिन हरीडली रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन टू अवॉइड हर पॉइजनस कंटैजियन, यानी कि लोग उसे जो है वो शहर से निकाल कर दूर छोड़ आए थे ताकि बीमारी फैले नहीं, यानी कि उसकी बीमारी जो पॉइजनस कंटैजियन है, कंटैजियन का मतलब होता है जो संसर्गजन्य बीमारी होती है, जो मतलब कि छूने से फैल जाती है, आसपास रहने से फैल जाती है, तो उसे हम कंटैजियन कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो टाउन के लोग थे, जो गांव के लोग थे, उस लोगों ने क्या किया था कि उसे जो है वो शहर से निकाल कर दूर छोड़ दिया था ताकि जो बीमारी है वो बाकी लोगों में फैले नहीं। और अब जो वो औरत है वो बहुत ही ज़्यादा अकेली, कमज़ोर और दर्द में यानी कि पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है द एस्केटिक सैट बाय हर साइड, took her head on his knees and moistened her lips with water and smeared her body with sandal balm। यानी कि उपगुप्त जो थे उनके पास बैठ जाते हैं, यानी कि वो जो डांसिंग गर्ल थी जो अब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, तो उपगुप्त क्या करते हैं कि उस डांसिंग गर्ल के पास बैठ जाते हैं नीचे, उसका सिर जो है वो अपने घुटनों पर रख देते हैं, यानी कि took her head on his knees और and moistened her lips with water, और उसके होठों पर जो है वो पानी लगाते हैं ताकि उसके होठों में जो है वो थोड़ी नमी आ जाए, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, कोई पानी तक उसे पिला नहीं रहा था। और उसके शरीर पर जो है वो मतलब कि चंदन का लेप लगाते हैं ताकि उसे सुकून मिले।
यहाँ पर बताया गया है एंड स्मियर्ड हर बॉडी विथ सैंडल बाम। स्मियर का मतलब होता है लगाना बेसिकली, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि सैंडल बाम का मतलब होता है चंदन का लेप। यानी कि वो जो उपगुप्त थे उन्होंने क्या किया कि उस डांसिंग गर्ल के शरीर पर, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी वो मतलब कि बीमारी फैल चुकी थी या फिर घाव हो चुके थे, वहाँ पर जो है वो मतलब कि चंदन का लेप लगा देते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ी उन्हें ठंडक मिल सके, यानी कि थोड़ी राहत यानी कि सुकून मिले। यानी कि ये जो लाइन है बेसिकली ये उपगुप्त की दया और प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी कि इस लाइन में हमें क्या दिखाई देता है कि उपगुप्त जो है वो मतलब कि एक बेसहारा औरत की मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो मतलब कि उनमें एक दया भाव है, साथ ही साथ प्रेम भाव है। तो इस तरीके से दो चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। देन हमारी आखिरी कुछ लाइन्स है। हु आर यू मर्सीफुल वन आज द वुमन, द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू एंड आई एम हियर रिप्लाइड द यंग एस्केटिक। यानी कि वो औरत जो है वो धीरे से पूछती है कि है दया करने वाले तुम हो कौन, यानी कि तुम मुझ पर दया कर रहे हो, तुम आखिर हो कौन। तो उपगुप्त कहते हैं कि अब वो समय आ चुका है जिसका तुम्हें इंतजार था, यानी कि अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपने पहले के जो शब्द है जो उन्होंने उस औरत को जिस समय पर वो जो है वो मतलब कि धूल मिट्टी में सो रहे थे तब उन्होंने बोला था, अब वो शब्द जो है वो फिर से हमारे उपगुप्त ने जो है वो उस लेडी को याद दिलाए। When the time is ripe, I will come to you। यानी कि जब समय सच में मतलब कि आ जाएगा तब मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। और अब जो है वो समय जो है वो राइप हो चुका है, यानी कि वो जो समय है वो आ चुका है। पर वो जो समय है वो प्रेम या फिर मोह के लिए नहीं आया है, यानी कि उपगुप्त का कोई पर्सनल यहाँ पर अटैचमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर दया और सेवा का भाव है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। दोस्तों अगर इस पोएम का ओवरऑल मैसेज समझे तो ये पोएम दया, समय और सच्चे प्रेम के बारे में है। पहले जो है वो मतलब कि उपगुप्त ने उस औरत का बुलावा मना कर दिया क्योंकि तब वो जवानी में थी और मोह में थी, यानी कि उसे अपनी जवानी पर बहुत ज़्यादा गर्व था। पर जब वो बीमारी और दुख में थी तब उपगुप्त उसके पास आए, उसे संभालने के लिए, मदद करने के लिए और दया दिखाने के लिए। यानी कि हमारे पोएट यहाँ पर दिखाते हैं कि सच्चा प्रेम या फिर धर्म मतलब कि स्वार्थ नहीं होता, बल्कि दया और करुणा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप इस पोएम को मतलब कि अच्छे से समझ पाए हैं और आपको जो है वो कुछ ना कुछ इस पोएम से सीखने के लिए ज़रूर मिला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।